स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पद्वती में। आज हम बात करेंगे चुनाव और चुनाव के संचालन के बारे में। मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होने जा रहा है। मतदाताओं के लिए तो ये बेहद आसान प्रक्रिया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने वालों के लिए यह बटन दबाने जितना आसान काम नहीं। एक एक वोट के लिए उन्हें पूरी तरह सक्रिय और सजग रहना होता है, जिसके लिए उन्हें बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है। किस तरह होती है ये ट्रेनिंग, ये जानने से पहले जानते हैं कि आखिर लोकतंत्र के लिए एक एक वोट इतना कीमती क्यों होता है। लोकतंत्र यानी कि वो सिस्टम जो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया हो, जिसमें अपने नेता को जनता चुनती है और उसे राज करने का हक भी जनता ही देती है। खैर, ये तो कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। असल में लोकतंत्र की नींव होता है वो हर हिंदुस्तानी जो बेहद ईमानदारी से मतदान करता है। मतदान उसके लिए कोई मजबूरी नहीं होता, बल्कि उसका नैतिक दायित्व होता है, जिसे निभाने वो कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका यही एक वोट देश की दिशा और दशा तय करता है। इस देश को चलाने में जितनी जरूरत एक वोट की है, उतनी ही आवश्यकता इस बात की है कि मतदान की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से संचालित की जाए। हर उस मतदान को कीमती समझा जाए जो सरकार या अपना नेता चुनने के लिए डाला गया है। मध्य प्रदेश में संविधान के 73वें संशोधन के बाद यह 5वां पंचायतों का आम निर्वाचन होने जा रहा है। सभी जिला पंचायतों का निर्वाचन होगा 51 जिलों में, केवल एक को छोड़ करके अनूपपुर जिले का जो जिला पंचायत का निर्वाचन है वह आउट ऑफ फेज है। पिछले समय में कहीं किसी तरह के न्यायालय प्रकरण आने के कारण तो वो बाद में होगा, परंतु जिला पंचायतें 50 जिला पंचायतों के लिए, जहां पर वैसे कुल सदस्यों की संख्या 854 है। जनपद पंचायतों में 300 की 313 जनपद पंचायतों के 6757 पदों के लिए, और ग्राम पंचायतों की संख्या इस बार है 22,851। इनमें ये चुनाव संपन्न होंगे। इस बार प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 3,41,77,063 और इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा और सरपंचों और पंच पदों के निर्वाचन मतपेटी से कराए जाएंगे। चुनाव में बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम मशीन का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम है और चुनौतियों से भरा है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर से लेकर विभिन्न प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें ईवीएम के संचालन और कार्यप्रणाली के बारे में बताया जाता है और ईवीएम रैंडमाइजेशन और कमीशनिंग के बारे में भी जानकारी देते हैं। नाम निर्देशन की प्रक्रिया यानी नॉमिनेशन के बारे में भी बताया जाता है। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की भूमिका और चुनाव प्रक्रिया के संचालन के बारे में जानकारी दी जाती है। आदर्श आचार संहिता का किस तरह से पालन करना ये भी बताया जाता है और सेंस यानी जागरूकता कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को विभिन्न जानकारियां देना। निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही इस ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि इस बार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत स्तर के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। जब हम मशीन को ऑन करेंगे और ये क्या बताएगी, मेमोरी चेंज और बैटरी स्टेटस बताकर खामोश हो जाएगी, उस स्थिति में हम क्लियर का बटन दबाएंगे। थोड़ी देर में ये मशीन
क्लियर है। इसका कनेक्शन कैसे चेक करते हैं कि जब भी मैंने कनेक्ट करके इसको ऑन करता हूं तो दोनों मशीनों पर एक साथ एक बार लाइट जलेगी और फिर बंद हो जाएगी। ये देखना जरूरी होता है। सारे एलईडी लैंप्स ये सारे एक साथ चमके, फिर देख लेंगे दोनों पे एक साथ चमकेंगे। अब जैसा कि ये मशीन क्लियर है, दूसरी बीयू के मेरे को उतने ही बटन खोलने चाहिए जितने कि मैं प्रत्याशी ले रहा हूं, और पहली बीयू के न्यूनतम 10 बटन खुले होने जरूरी हैं, प्रत्याशियों की संख्या कितनी भी हो, क्योंकि वार्ड नंबर और बूथ नंबर दोनों जानकारियां हमें सेव करनी पड़ती हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो खासियत है, जो इस मशीन को भारत निर्वाचन आयोग की मशीनों से अलग करती है, उसके बारे में बताते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि ये सबसे एडवांस्ड मशीन है भारत की अभी तक की। जो एक फीचर है जो इस मशीन को बहुत विशिष्ट बनाता है वो है डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, DMM। इस मशीन में पूरा पोल डाटा, मतदान संबंधी सारे आंकड़े दो जगह एक साथ संरक्षित होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट में और दूसरा DMM में। और इस DMM को ही बाद में सील किया जाता है। अभी तक ये होता था कि पूरी मशीन सील होके महीनों तक स्ट्रांग रूम में पड़ी रहती थी, लेकिन वो DMM एक बहुत छोटा सा, आप देखेंगे उसको, डिवाइस है जिसको कि मतदान की घोषणा के पश्चात, परिणामों की घोषणा के पश्चात सील कर दिया जाता है और कंट्रोल रूम में, स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। जिसका फायदा ये है कि एक तो स्ट्रांग रूम में बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, कई सारी DMM एक बड़े बक्से में आ सकती हैं, पूरे मतदान केंद्र की DMM भी आ सकती हैं, पूरे क्षेत्र की भी आ सकती हैं, विकास खंड की भी आ सकती हैं, पूरे वार्ड की भी आ सकती हैं। जिस प्रकार से जिला प्रशासन के पास उपलब्धता हो उस हिसाब से उन मशीनों, उन DMM को संरक्षित किया जाता है। और उसका दूसरा फायदा ये है कि ये मशीन अगले चरणों के लिए मतदान हेतु उपलब्ध रहती है। इस मशीन में एक साथ 2000 से अधिक मतदाता अपना मत रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक एहतियाती कदम और उठाया गया है। वोटर्स को इस बार वोटर स्लिप भी फोटो लगी हुई दी गई है, ताकि प्रक्रिया को पहले से भी ज्यादा साफ और सच बनाया जा सके। पंचायत चुनाव में EVM का, जैसा मैंने कहा, 2 पदों के लिए उपयोग होगा। फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। नगरपालिका चुनाव में इसका लाभ मिला है और बड़ा अच्छा काम हुआ है। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी जो समय बचा है इसमें मतदाता पर्चियों का वितरण भी जिला प्रशासन कराएंगे। चुनौती बड़ी है, करोड़ों लोगों को बांटना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन हमें विश्वास है कि ये काम करने में बहुत बड़ी सफलता हाथ में आएगी, ऐसा मुझे कलेक्टरों ने आश्वस्त किया है। और ऐसा करने से जो चुनाव में वोट डालने के लिए जो एक सहजता प्राप्त होती है वह इन चुनावों में भी प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पहली बार नोटा का विकल्प भी इस बार इन चुनावों में भी किया जाएगा। इसी तरह उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने को लेकर भी सख्त नियम है। अव्वल तो चुनाव में वो ही खड़ा हो सकता है जो चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए मापदंडों पर खरा उतरता है, और एक बार चुनाव में खड़े होने के बाद प्रत्याशी को निर्धारित समय पर नामांकन दाखिल करना होता है। जो प्रत्याशी तयशुदा वक्त से ज्यादा देरी पर नामांकन भरने पहुंचता है, उसका नामांकन निरस्त भी किया जा सकता है। इसके पूरे अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को होते हैं, जिसका आशय ये है कि वो प्रत्याशी अब चुनाव नहीं लड़ सकता। नाम निर्देशन पत्रों के बारे में जो विशेष उल्लेखनीय बातें हैं वो ये है कि जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए विकासखंड मुख्यालयों पर नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। सरपंच और पंच के लिए विकासखंड मुख्यालय के साथ साथ विकास खंडों में विभिन्न स्थानों पर कलेक्टरों द्वारा सेक्टर्स में बांट करके भी इनके प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र की जानकारी को हम ऑनलाइन भी प्राप्त करेंगे, जिससे कि उसका रिकॉर्ड भी बन सके और सुविधा भी हो सके। शपथ पत्र और घोषणा पत्र के बारे में ऐसा है कि जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य, सरपंच के पद के अभ्यर्थियों को निर्देशन पत्र के साथ अपनी चल अचल संपत्ति, दांडिक प्रकरणों की शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य देयताओं के बारे में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस बार एक नई बात यह है कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंचायत में उनके कोई ड्यूज बाकी नहीं है, इसके लिए अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसा नगर पालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया था वो प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाई जा रही है।
निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को विद्युत बकाया के संबंध में भी अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि पहली बार होगा। ये तो हुई मतदाता और जनप्रतिनिधियों की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मतदान की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन आम आदमी मतदान करते वक्त उनका जिक्र तक नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो चुनाव की इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करते हैं। चुनाव की इस जटिल प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगाते हैं सफेद टीका बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को नजर न लगे। त्वचा को नजर न लगे। लगाते हैं सफेद टीका बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को नजर न लगे। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ बोरोप्लस फेस वॉश फ्री। राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे ये वही पीठासीन अधिकारी हैं जिन्हें मतदान की प्रक्रिया संचालित करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग को देने के लिए बाकायदा मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। ये ट्रेनर इन्हें उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे जिससे मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सही तरीके से अदा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी सभी पदाभिहित किए गए हैं। कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो पदेन रिटर्निंग ऑफिसर होगा जिला पंचायत का। उसके बाद सेकंड आता है जनपद पंचायत, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, तहसीलदार, ओके। और उधर वो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है कलेक्टर साहब के साथ में जिला पंचायत के लिए, ठीक है। अब जो प्रावधान है वो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के 122 में निर्वाचन अर्जी के बारे में है और पुनरीक्षण के बारे में वो सेम प्रावधान है कि पंच सरपंच का जो अपील होगी वो होगी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, जनपद पंचायत की होगी वो कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत की जो होगी वो कमिश्नर को होगी सम्मान। जब कोई व्यक्ति नॉमिनेशन फॉर्म आपको जमा करता है तो हमने एक मिलान सूची भी इसके अंतर्गत दी है, परिशिष्ट 16 पे लगी हुई है वो, तो आप उस मिलान सूची में इस बात को देख लेंगे कि उसके द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया है। यदि आप उसको पाते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो उसको टिक करके और उसको उसे तत्काल अवगत कराएंगे कि आपके इसमें ये डॉक्यूमेंट की कमी है, आप इसको तत्काल जमा कराइए। तो ये व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। फिर अगली बात कही गई कि रिटर्निंग ऑफिसर नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और ऐसी समस्त आपत्तियों को जो किसी नाम निर्देशन पत्र के संबंध में की जाए सूक्ष्म जांच कर अपना निश्चय लिखेगा। नाम निर्देशन पत्र को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा, ये आपके पावर है। अब कुल हमारा दल जो है 1+4 का है, 1 पीठासीन और 4 उनके साथी। पेटियां हमारे पास दोनों तरह की हैं, उनकी तैयारी और उनको सील करना भी हमको देखना होगा। इसको हम सील करते हैं 4 विभिन्न प्रकार की सीलों से। इन चारों सीलों में सबसे पहले होती है हमारी ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील जो है सबसे इम्पोर्टेंट और इंटैक्ट मानी जाने वाली है, ये हमारे रिजल्ट सेक्शन को सील करती है। ये पहली सील हो गई। इसके बाद वो दूसरा हमारा होता है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग पे भी वो आगे पीछे सब जगह अपने और अपने एजेंट्स के हस्ताक्षर करवा लेगा। यहाँ टैग लगा के उसको वो यहाँ पर उसको सील कर देगा। ये वाला जो रिजल्ट सेक्शन है ये हमारा काउंटिंग में भी नहीं खुलता है। मशीन के अलावा उस कक्ष की भी पूरी सुरक्षा रखी जाती है जहां मतदान होना होता है। वहां किसी का भी प्रवेश कर पाना आसान नहीं होता। नियमों में ये तक स्पष्ट है
कि सुरक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधि अपने सुरक्षा गार्ड्स को भी कक्ष में नहीं ले जा सकता, यानी इस अधिकार का प्रयोग करने उसे अकेले ही कमरे में जाना होगा। इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही मतदान कक्ष में जा सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम के DMM यानी डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, जिसमें वोटिंग का रिकॉर्ड सेव होता है, इसको सील बंद किया जाता है। इसके लिए बाकायदा सीलिंग कक्ष भी होते हैं जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसकी भी पूरी प्रक्रिया है जिसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। DMM डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, तो इसको हम इस छोटी डिबिया में रखेंगे। ये आयोग के द्वारा दी गई सील है, इसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है, दोनों पे स्टिकर्स लगे हुए हैं। D से हम शुरू करते हैं इसको लगाना, पूरा घुमा लेते हैं, इसको लेकर हम इसको सील करते हैं पूरा। D से शुरू करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले हम ये D का स्टिकर निकाल के यहाँ इसको D चिपका लेंगे, ऐसे पूरा घुमा लेंगे और M के ऊपर लाकर M को चिपका देंगे। ये सील हो गई, इसमें एक एंट्री हो गई है, इस पे रबर बैंड लग जाए। एक लिफाफा मिलेगा हमको, लैमिनेटेड लिफाफा है ये, CU नंबर, DMM नंबर, RO के हस्ताक्षर और एजेंट्स के हस्ताक्षर, इस लिफाफे में वो सील हो जाएगी। मतदान करना जितना आसान है, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय, पारदर्शी और सुचारू बनाए रखना उतना ही मुश्किल। पर एक बात जरूर ध्यान रखना है कि एक जनपद पंचायत वार्ड की गणना एक से अधिक फॉर्म में नहीं करना है। ऐसा इसलिए ताकि अभ्यर्थी या उनके एजेंट इधर से उधर न जाएं। एक ही में रहेंगे तो अपनी व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ, एक फॉर्म यदि अपने पास बड़ा है तो अपन एक से अधिक वार्डों की गणना उसमें कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईवीएम से गणना एक साथ होती है, दोनों पदों के रिजल्ट एक साथ निकलेंगे। फर्स्ट जिला पंचायत का निकलेगा, सेकेंड जनपद पंचायत का निकलेगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग वर्ष 2014 के नगरीय निकायों और वर्ष 2015 के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों को प्रचलित नियमों के अंतर्गत आधुनिक तकनीक अपनाते हुए संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं, अब जबकि इलेक्शन का जो ट्रेंड है, इलेक्शन की जो पूरी कार्य प्रणाली है, हम लोग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग के लिए गए थे, जैसे आप गए थे वैसे हम लोग भी गए थे। वी वर प्रोवाइडेड विद द CDs। अब ये CD का जमाना है और कंप्यूटर का जमाना है और PDF फाइल्स का जमाना है। यू ओपन द PDF फाइल्स, रीड द इंस्ट्रक्शन व्हिच एवर यू वांट टू रीड। और जहां तक हमारी वेबसाइट का सवाल है, वो बहुत डायनेमिक है। IT का विस्तृत उपयोग किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर तमाम जानकारियां अपलोड की जाएंगी। कुछ जानकारियां जिला स्तर पर भी रहेंगी, क्योंकि लाखों पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों का मामला है, तो वह हमें ये भी देखना है कि कहाँ इसकी अत्यंत आवश्यकता रहेगी। सम्मेशन आराम से यहाँ मिल सकेंगे। कैंडिडेट वाइज बहुत ज़्यादा कम, खास करके सरपंच के लेवल के और पंचों के लेवल के प्रथमतः तो जिलों में मिलेंगे, लेकिन अपने पास में भी जानकारी आएगी। कम्युनिकेशन प्लान जो है वो भी विस्तार से बनाया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र को कंट्रोल रूम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ डार्क एरियाज के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि मतदान की सूचना बराबर प्राप्त हो सके। मोबाइल टेलीफोनों का इस्तेमाल विस्तार से किया जाएगा हर जगह। सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, रिटर्निंग ऑफिसर और जिला स्तरीय संप्रेषण दल के साथ वे निरंतर संपर्क में रहेंगे। कम्युनिकेशन प्लान से प्रत्येक मतदान केंद्र पर पोलिंग के दौरान संपर्क बना रहे, जिला प्रशासन का इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान को पर बल दिया गया है। इसका एक प्रभाव ये भी रहा है कि जैसा मैंने कहा, करीब 2.25 लाख नए नाम प्रारंभिक प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन के बीच में लोगों ने अपने जुड़वाए हैं, ग्रामीण स्तर पर भी हैं, और हमें विश्वास है कि इसका लाभ वोटर को डायरेक्ट रूप से जरूर मिल पाएगा। चुनावों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। अगर वे इस नई ईवीएम से भली भांति प्रशिक्षित होंगे, तब जाकर ही उन्हें इस प्रक्रिया को समझने और उसका निर्वहन करने में आसानी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण विभाग द्वारा जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स
आयोजित की जा रही हैं वो इस निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस प्रशिक्षण में हर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये जो इसके सेशंस होते हैं ये प्रातः 10 से शाम को 6 बजे तक आयोजित किए जाते हैं। अनवरत पूरे दिन विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण बिंदु होता है इंटरैक्टिव सेशंस कि जो हमारे अधिकारी निर्वाचन के कार्य में लगे हुए हैं उनकी अपनी जो फील्ड की परेशानियां होती हैं उनका निराकरण किया जाता है। जो विधिमान्य जो बातें होती हैं, जो अधिनियम होते हैं, उनको बताया जाता है। किन किन धाराओं में क्या क्या निर्वाचन के जो नियम हैं उनको सारी बातों को स्पष्ट किया जाता है। उसके अलावा पोलिंग प्रोसेस, जिसको कि हम खास तौर से लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं कि वो उत्सव दिवस होता है हमारा, उसमें हमारे पीठासीन जो मतदाताओं के साथ काम करते हैं, एक एक मतदाता अपना मत अपने खास पसंद के उम्मीदवार को देता है, उसको वो सुविधा पूरी की पूरी निर्वाचन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सारे लोगों के सामने रखी जाती है और प्रशिक्षण इसी बात को पूरे प्रदेश में एक सार निर्वाचन की प्रक्रिया को बनाने के लिए तैयारी की गई है और उसी तरह के सत्र हम लगातार आयोजित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य चुनाव आयोग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फिल्मों को आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर अपलोड किया है। इसका फायदा प्रदेश भर के सभी रिटर्निंग ऑफिसर उठाएंगे और अपने नेतृत्व में ईवीएम के उपयोग को अगले दौर के आम चुनावों में, नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनावों में इनका सफल उपयोग करने में सफल होंगे। ये वो लोग हैं जिनकी गिनती मतदान से पहले और मतदान के बाद कभी नहीं होती। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन लोकतंत्र को कायम रखने में इनकी अहम भूमिका होती है और राज्य निर्वाचन आयोग इन्हें ट्रेनिंग देकर इनकी भूमिका को और मजबूत बनाता है। अगर आपको चुनाव से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।